कर्नाटक चुनाव पर वहां के वक्फ बोर्ड के चेयरमैन शफी सादी जी से कुछ बातें करते हैं। क्यों शफी साहब, कर्नाटक चुनाव से पहले कांग्रेस ने आपसे कोई वादा किया था क्या? जरा बताइए ना। इनका पहला बताए थे एक डीसीएम मुस्लिम को बनाना है। लेकिन सुना है कि वक्फ बोर्ड तो एक सरकारी चिड़िया है, तो क्या किसी सरकारी संस्था के जो चेयरमैन होते हैं या बोर्ड मेंबर होते हैं वो इस तरह की मांग कर सकते हैं कि डिप्टी सीएम हमारे संप्रदाय का होना चाहिए, और वो भी धर्म विशेष को लेकर? अब ये सवाल क्यों पूछ रहा हूँ, क्योंकि मान लीजिए अगर कोई सरकारी संस्था जो हिंदू धर्म से जुड़ी हुई हो तो उसके मेंबर क्या इस तरह की मांग कर सकते हैं? ज़रा सोचिए कि वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के जो मेंबर हैं, चेयरमैन हैं, या फिर बंगाल में तारकेश्वर मंदिर विकास बोर्ड का चेयरमैन इस तरह की मांग कर सकता है। लेकिन छोड़िए इन बातों को, अभी मैं शफी साहब से ही पूछता हूँ कि शफी साहब, आपने डिप्टी सीएम का जो पद मांगा है वो कुछ ज़्यादा तो नहीं मांग लिया? ये बताइए ना। देखो, हमें सीएम पूछना है। अब तक कर्नाटक का सियासी तारीख में एक मुसलमान भी सीएम नहीं बन चुके हैं। अच्छा, तो आप कर्नाटक के सीएम पोस्ट तक पहुंचना चाहते हैं? अभी तो हमें सीएम का डिमांड अभी नहीं रख रहे, मैं डीसीएम का क्या डिमांड रख रहे हैं। लेकिन आप सीएम और डिप्टी सीएम के पोस्ट पर नजरें क्यों गड़ाए बैठे हैं? इसकी वजह भी तो बता दीजिए। क्योंकि कर्नाटक का 6.5 करोड़ में हमें तो 90 लाख है। सेकेंड हाईएस्ट कम्युनिटी हमारा है, मुसलमान SC/ST को छोड़े तो। अच्छा, तो आप अपनी तुलना धर्म के आधार पर नहीं बल्कि हिंदू धर्म में जो अलग अलग जातियां हैं उसके बीच में एक कम्युनिटी के तौर पर बनाकर कर रहे हैं। सही है, लेकिन एक बात ये भी बताइए कि कांग्रेस आपको ये सब कुछ क्यों देगी? दिए ये कांग्रेस को बहुत कुछ है, इसलिए अभी हमें लेना चाहिए। सही बात, लेकिन इस चुनाव में आपने कांग्रेस को दिया क्या है, ये भी तो खुलासा कर दीजिए। 67 to 72 MLAs सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को वोट में जीत के आगे कांग्रेस का। तो जैसा कि रिपोर्टर ने आपसे सवाल किया, आपको लगता है कि कांग्रेस वाकई में ये सब कुछ आपको देगी? कंफर्म आपको लगता है होगा सर? होना चाहिए, होना ही हमारा डिमांड है। वो इलेक्शन का पहला बताए थे एक डीसीएम। अच्छा, फाइनली आप बता दीजिए कि आपको क्या क्या चाहिए। हमने एक डीसीएम बनाना है और 5 मिनिस्ट्री भी होना चाहिए। मिनिस्ट्री को लेकर भी कुछ चॉइस है आपकी, तो वो भी बता दीजिए। वो मिनिस्ट्री भी अच्छा एक पोर्टफोलियो मिलना, जैसा कि एक होम और रेवेन्यू एजुकेशन, वैसा पोर्टफोलियो देके मुसलमानों को शुक्रगुजारना, शुक्र अदा करने का भी कांग्रेस पार्टी का बहुत बड़ा एक जिम्मेदार बनते। तो देखा आपने, कर्नाटक की एक अलग कहानी यहाँ भी है, और असली कहानी ये है कि सीएम पोस्ट को लेकर भले ही अलग अलग जातियों के लोग लड़ते झगड़ते रहें, लेकिन डिप्टी सीएम के पद को लेकर जो मांग उठी है ना, उसमें सभी लोग एक मत हैं। वो चाहे वक्फ बोर्ड हो या साउथ इंडियन पर्सनल लॉ बोर्ड। और मेरा तो यही मानना है दोस्तों कि कांग्रेस की जो राजनीति है, कांग्रेस की जिस प्रकार की राजनीति है, उसमें तो जैसे अलग अलग समुदाय के लोग जिस तरह की मांग करते हैं, उसमें अगर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, वक्फ बोर्ड भी अगर मांग कर रहा है तो उसमें गलत क्या है? ये तो कांग्रेस की राजनीतिक संस्कृति है। इस बात को आप समझने का प्रयास कीजिए। और वीडियो में मैं कुछ और चीज़ें दिखाना चाह रहा हूँ, क्योंकि कर्नाटक की कहानी जिस प्रकार से DK शिव कुमार या सिद्धारमैया में उलझा कर रख दी गई है, या फिर फ्री के रेवड़ी में आप समझने का प्रयास कीजिएगा तो समझ में नहीं आएगा, क्योंकि कांग्रेस ने जो खेल किया है ना, उसके नतीजे बहुत दूर तक जाने वाले हैं। और आज के इस वीडियो में इसी को डिकोड करूंगा। साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल। कांग्रेस पर अक्सर क्या हमेशा यह आरोप लगते रहे हैं कि 1947 में सिर्फ सत्ता पाने के लिए उसने धर्म के आधार पर इस देश का विभाजन कर दिया। लेकिन कांग्रेस पर यह इल्ज़ाम लग न सके, इसीलिए अलग अलग तरीके के नैरेटिव गढ़ने के प्रयास किए गए। लेकिन आज देखिए, जब कर्नाटक चुनाव का परिणाम आ चुका है और जिस तरीके के खुलासे हो रहे हैं, ऐसे ऐसे तथ्य सामने आ रहे हैं कि सत्ता पाने के लिए कांग्रेस ने जो कुछ किया है वो ऐसे वादे हैं जो एक बार फिर से भारत को विभाजन की ओर लेकर जा रहा है, क्योंकि ऐसी मांगे उठने लगी हैं।
और ये वादे किए गए हैं। तो इसीलिए ये बात मैं आपके सामने रख रहा हूं दोस्तों। लेकिन सबसे पहले मैं आपको कुछ खबरें दिखाता हूं। आप देखिए, कर्नाटक के वक्फ बोर्ड के चेयरमैन सफ़ी सादी का ये बयान तो मैंने सुना है, आप न्यूज़ रिपोर्ट भी देख लीजिए, जिसमें वो मांग कर रहे हैं कि कर्नाटक के डिप्टी सीएम का पद उन्हें ही मिलना चाहिए, एक मुस्लिम को मिलना चाहिए। किसे मिलना चाहिए वो नहीं कह रहे हैं, अच्छी बात है। मतलब देखिए, कुछ चीज़ें तो बड़ा प्रिंसिपल के आधार पर अगर देखें तो आपको बड़ा अच्छा लगेगा। वो कह रहे हैं कि किसी न किसी मुस्लिम को बनना चाहिए। और सफ़ी शादी ने यह भी दावा किया कि कर्नाटक में 72 सीटों पर जीत सिर्फ मुस्लिमों के कारण हुई है। उन्होंने ये भी खुलासा किया दोस्तों, जब आप पूरा बयान सुनेंगे, कि उन्होंने आबादी के अनुसार 30 सीटों पर ये कहा था कि मुस्लिम उम्मीदवार को उतारिए, लेकिन कांग्रेस ने शायद नहीं माना होगा, कुछ देखा होगा, उसने 15 ही उम्मीदवार उतारे, जिसमें 9 लोगों की जीत हुई है। यानी क्या कांग्रेस ने चुनाव से पहले वक्फ बोर्ड के साथ ही समझौता कर लिया था? क्या इसी को सेक्युलरिज्म कहते हैं? आप ये समझने का प्रयास कीजिए। और वक्फ बोर्ड के चेयरमैन ने डिप्टी सीएम के अलावा जो विभाग मांगे हैं वो क्या हैं, ये भी नज़र डाल लीजिए। होम डिपार्टमेंट, गृह विभाग, जो भी देश के गृह मंत्री कौन है, अमित शाह हैं। इसके अलावा रेवेन्यू, पैसा वाला मामला है, और शिक्षा विभाग जैसे 5 मंत्रालय। लेकिन जानते हैं, बहुत दिलचस्प चीज़ है कि मुस्लिमों को धर्म के आधार पर सत्ता में भागीदारी चाहिए। ये बहुत बड़ी बात है और ये कांग्रेस की देन है। मैं उन लोगों की आलोचना नहीं कर रहा, क्योंकि ये कांग्रेस ने क्या किया है ये समझने का आप प्रयास कीजिए। यानी लेफ्ट लिबरल गैंग, जो टुकड़े टुकड़े गैंग का हिमायती है, वह कर्नाटक में कांग्रेस की जीत को सिर्फ मुसलमानों के कारण मिली जीत के रूप में साबित करने में जुट गया है। इस वीडियो को देखकर आपको दोस्तों ये भी समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से ये नैरेटिव गढ़ा जा रहा है कि मुस्लिमों के कारण ही कांग्रेस को कर्नाटक में इतनी बड़ी जीत मिली है। मैं आपको एक बयान सुना रहा हूं साउथ इंडियन पर्सनल लॉ बोर्ड के अध्यक्ष राशिद शरीफ का। ये बयान सुनिए। आज जो रिजल्ट आया है कर्नाटक का, आज पूरे मुसलमान होने का ये फायदा होता है, एक होने का ये फायदा होता है। आप देखिए, इलेक्शन बदल गया। और ये जो साउथ इंडियन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अध्यक्ष राशिद शरीफ हैं, उन्होंने एक बात खुलकर ये भी कही कि भाजपा को न बजरंग दल बचा पाया, न बजरंग बली। आज बजरंग दल भी बचा नहीं सकी, ना बजरंग दल ना बजरंग बली बचा नहीं सके। आज उन्हीं की दुम से है सो बीजेपी जल गई, खाक हो गई। अब आप सोचिए कि ये जो बयान अभी मैंने सुना है, अगर इसी को उल्टा कर दीजिए, किसी दूसरे व्यक्ति ने इसी तरह का बयान दिया होता तो क्या कहा जाता कि इस बयान ने पूरे देश को अराजकता की ओर धकेल दिया है। लेकिन ये बयान आज आपको सहज लगेगा, और यही है कांग्रेस के सेक्युलरिज्म का खेल। और इसीलिए आज कर्नाटक में कांग्रेस की जीत मुसलमानों की जीत बन गई है, और ये लोकतंत्र का अपमान है। यही नैरेटिव गढ़ा जा रहा है। जीत के बाद कांग्रेस के वो मुद्दे पीछे छूट गए हैं जिस पर यह घूम घूम कर चुनाव में प्रचार किया गया था कि ये सारी चीज़ें दी जाएंगी। आज तो कांग्रेस मुसलमानों की पार्टी बन गई है। अब यही चर्चा जोर पकड़ रही है दोस्तों। आप रिपोर्ट देखिए कि भाजपा के खिलाफ मुसलमानों के एकजुट होने की वजह से ही कांग्रेस को जीत मिली है। कर्नाटक चुनाव में कांग्रेस, भाजपा और जेडीएस को मिले मत प्रतिशत से ये साफ हो रहा है कि भाजपा के मत प्रतिशत में कोई गिरावट नहीं आई है, ये मैं आपको दिखा चुका हूँ। बल्कि जेडीएस के मत प्रतिशत में जो कमी आई उसी का फायदा कांग्रेस को मिला है। आज भी भाजपा का मत प्रतिशत 36% के करीब है, यानी उसमें बहुत बड़ी गिरावट बिल्कुल वही है, ये मैं आपको दिखा चुका हूँ। और लेफ्ट लिबरल गैंग के पत्रकार ये मानते हैं कि भाजपा की कर्नाटक में हार 2024 के लिए विपक्षी पार्टियों के लिए एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि भाजपा को कोई हार नहीं हुई अगर प्रतिशत के हिसाब से देखा जाए। आप ये रिपोर्ट में देख सकते हैं। लेकिन एक बात मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगा कि कर्नाटक में चुनाव से पहले कांग्रेस ने मुस्लिम मतों के लिए
पर्दे के पीछे जो समझौता किया, ये उसी प्रकार का समझौता है जो महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी के लिए किया गया था, जो सरकार बनाने के लिए किया गया था। आप ये रिपोर्ट देखिए जिसमें अशोक चव्हाण ये बता रहे हैं कि कांग्रेस ने शिवसेना के साथ इसीलिए मैंने समझौता किया क्योंकि मुस्लिमों का दबाव था कि भाजपा को सत्ता से हटाइए। आप देख लीजिए, यानी महाराष्ट्र में कांग्रेस ने मुस्लिमों के लिए सरकार बनाई थी और राहुल गांधी ने यही फॉर्मूला 2019 के लोकसभा चुनाव में अपनाया था। अब देख लीजिए, यही है सेक्युलरिज्म का खेल। कांग्रेस ने कर्नाटक चुनाव में जिस तरीके से धर्मनिरपेक्षता का कार्ड खेलकर कुछ प्रतिशत लिंगायतों और वोक्कालिगा का मत लेकर जो पूरे के पूरे मुस्लिमों का वोट अपनी तरफ खींच लिया, ये वही खेल है जो सॉफ्ट हिंदुत्व का खेल है। और इसी के मतलब को राहुल गांधी घूम घूम कर पूरे देश में समझा भी रहे थे। और यही कर्नाटक चुनाव उसका एक, जैसे कहते हैं ना, एक्सपेरिमेंटल ग्राउंड बना। साथियों, कांग्रेस के लिए धर्मनिरपेक्षता का खेल जो पहले पर्दे की आड़ में होता था, पर्दे की ओट में होता था, जो लोग समझ नहीं पाते थे, अब वो खुलकर सामने आ रहा है। इस सेक्युलरिज्म का मतलब ये है कि हिंदू सहिष्णुता को उकसाकर वोटों को डिवाइड कर देना। कभी आप वोक्कालिगा बोलेंगे, कभी लिंगायत बोलेंगे, कभी कुछ बोलेंगे, कभी भाषा के आधार पर बोलेंगे, लेकिन जो मुस्लिम कट्टरपंथी हैं उन्हें उकसाकर उनका वोट अपनी तरफ खींचने का प्रयास किया जाता है। और यही सारी चीज़ें आपको कर्नाटक में कांग्रेस के मैनिफेस्टो में भी दिखाई पड़ेगी। लेकिन आप एक बात ज़रूर याद रखिए दोस्तों, देखिए क्या है, चुनाव तो स्थानीय तौर पर होते हैं, उसकी अपनी एक मर्यादा है, उसमें एक बार्गेनिंग होती है, उसमें अलग अलग चीज़ें दी जाती हैं, फ्री की रेवड़ी भी दी जाती है, सब कुछ होता है। लेकिन जिस तरीके से धर्म को राजनीति में मिक्स किया जाता है, और ये आरोप तो वैसे भाजपा पर लगता है, लेकिन असली खेल कुछ और है। जो कहते हैं ना, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, वो चीज़ें कर्नाटक चुनाव में दिखाई पड़ रही हैं। और इसका एक ही उपाय है, इसका एक ही विकल्प है कि राष्ट्रवादी ताकतों को आप समर्थन दीजिए, ताकि ये जो सांप्रदायिक शक्तियां हैं, जो रिवर्स कम्युनलिज्म है, उसको दबाया जा सके। वरना 1947 का इतिहास तो आप सबको पता है कि क्या हुआ था। अगर आप अभी भी सचेत नहीं होते हैं और इस तरह की ताकतों को, जो सिर्फ धर्म के आधार पर लोगों को आगे बढ़ाती है, लोगों को लोभ लालच देती है, उसे अगर नहीं समझेंगे तो आने वाले दिन बड़े खतरनाक हो सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे निवेदन है साथियों कि आप मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और इस बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नमस्कार।